अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहज़ाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद शहज़ाद। खुशामदीद। आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पे हमने बात करनी है। सबसे पहला जो मौज़ू है वो फ़लस्तीनी बच्चों के हवाले से है। ये वो फ़लस्तीनी बच्चे हैं जो कि मुख्तलिफ़ कैंपों में रह रहे थे मुख्तलिफ़ बॉर्डर्स के ऊपर, और वहाँ से वो आए हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में अल-ख़िदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान ने उनका बहुत ही शाहाना इस्तक़बाल किया है। 4-5 दिन से हम ये ग्लिम्पसेस देख रहे हैं कि वो बच्चे आ रहे हैं 20-22 मुख्तलिफ़ बैचेज़ की शक्ल में, अल-ख़िदमत उनका इस्तक़बाल कर रही है। इस वक़्त तक अल-ख़िदमत के मुताबिक 128 बच्चे-बच्चियाँ जो मेडिकल के एजुकेशन के लिए पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, और पाकिस्तान में वो अब एजुकेशन हासिल करेंगे अल-ख़िदमत के ताउन से। इसी तरह से अल-ख़िदमत के जो डॉक्टर हफ़ीज़ुर रहमान हैं, जो प्रेज़िडेंट हैं, उनका कहना है कि 64 बच्चे मज़ीद आने हैं जो कि पाकिस्तान में आएँगे। तो मिला के ये कोई 200 करीब बच्चे हैं जो पाकिस्तान में तालीम हासिल करेंगे और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। ये बहुत ही अहसन अक़दाम है अल-ख़िदमत फ़ाउंडेशन का। हम देखते हैं कि अल-ख़िदमत फ़ाउंडेशन पाकिस्तान जो है वो हमने इसको सर्च किया तो 1990 से ये काम कर रही है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तान के बाहर का जो उनका चैप्टर है, जो इनका इंटरनेशनल चैप्टर है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें इन्होंने बर्मा में, सीरिया में और पैलेस्टाइन में काम किया है। पैलेस्टाइन में इनसे बात हुई तो 2019 से ये लोग काम कर रहे हैं, और पैलेस्टाइन का जो अभी एक रिसेंट जो एक इवेंट है, जो इसको साल होने को है, साल हो गया है, और इस साल में उन्होंने बहुत रिलीफ का जो काम वहाँ पर किया है, उसके साथ-साथ ये जो एजुकेशन का काम है, फ़लस्तीनी बच्चों के लिए वो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही लायक का सद तहसीन है। हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से अल-ख़िदमत फ़ाउंडेशन का। आज का जो दूसरा जनाब टॉपिक है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही दिल को लुभाने वाला और खुश कर देने वाला है। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से आज जो है वो जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एक लेटर लिखा है टू द टू द यूएस प्रेसिडेंट, और उनसे कहा है कि आप इनकी माफ़ी के लिए जो है वो उनसे रिक्वेस्ट की है। और ऑब्वियसली जो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी हैं, उनको 86 साल की जो है वो पनिशमेंट दी है, सज़ा सुनाई है उन्होंने अमेरिका ने। उसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से कि जो डॉक्टर आफ़िया हैं, बेसिकली ये न्यूरो साइंटिस्ट हैं, ये बहुत ही एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत ही पढ़ी-लिखी हैं, और इन्होंने जो ऑब्वियसली ये उस वक़्त तक तो ये मीडिया की तवज्जो से ही सारा प्रिंट मीडिया हुआ करता था, वही उन्हीं की तवज्जो से ही ये चीज़ें सामने आई हैं, और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो भी इस पे काम कर रही है। ख़ैर, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी जो है वो 1990 के बाद जो है वो शिफ्ट हुई थी यूएसए में, चूँकि वो हाइली क्वालिफ़ाइड थी, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी हुई होगी, वो फैमिली बहुत वेल ऑफ थी। वो लोग यूएसए शिफ्ट हुए, और उसके बाद 2003 में वो लोग दोबारा से कराची आ गए अपने 3 बच्चों या 4 बच्चों के साथ। जब वो कराची में आए तो कराची में जो है वो डिसअपीयर हो गए, और 2007 या 8 में मीडिया का ये कहना है कि उनको गज़नी अफ़गानिस्तान में देखा गया, और फिर वहाँ अफ़गान पुलिस ने उनको पकड़ लिया, और उसके बाद फिर से वो पाकिस्तान आ गए, और फिर पाकिस्तान की जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जो उस वक़्त के जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को जो है वो अमेरिका के हवाले किया। बहरहाल, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी जो है वो पाकिस्तान की बेटी हैं, कौम की बेटी हैं, और इनको पाकिस्तान आना चाहिए, ये उनका हक़ है। वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं, ऑल्दो वो यूएसए में रहती थी, लेकिन उसके बाद वो माइग्रेट करके यानी आ गए थे, वो लोग शिफ्ट हो गए थे कराची। तो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी जो है, जैसे हमारी माएँ-बहनें हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए, और ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है जो कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने किया है। इससे पहले भी हुकूमतों पे जब प्रेशर आता है तो वो कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन ये जो तमाम तर जो गुनाहों का मलबा है, बिलाखिर ये हमारे जो जनरल मुशर्रफ साहब थे रिटायर्ड, और अल्लाह पाक उनको उन पे रहम करे, उन्होंने ये काम किया था। आज का जी हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे हुकूमती जो मुसव्वदा है उसके ऊपर। जो हुकूमती मुसव्वदा है वो सामने आ गया है। इससे पहले हमने 2 दिन पहले हमने बात की थी कि जो आईनी तरमीम के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन थी, अब वो गोल हो गई है, ख़त्म हो गई है, चूँकि उसमें जो गवर्नमेंट है वो चाह रही थी कि एक आईनी अदालत लाई जाए। पीपल्स पार्टी भी इसमें उनके साथ शामिल थी, लेकिन आईनी अदालत के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं माने थे, ना ही पीटीआई मानी थी। लेकिन अब वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, हम आईनी मुसव्वदा लेके आएँगे। अब आईनी मुसव्वदा के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, जिसके ऊपर बात होना बाकी है, लेकिन सिर्फ़ ये आईनी मुसव्वदा की एक क्लॉज़ नहीं है, बल्कि बहुत सारी क्लॉज़ेज़ इसमें शामिल हैं, जिसमें चीफ़ जस्टिस के हवाले से, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से, उनकी ऐज के हवाले से, जो हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उसके हवाले से, इसी तरह से कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हवाले से, और फिर जो
जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट है यानी जो स्टेट है, अगर वो डिसीजंस करती है तो उनके डिसीजंस यानी पार्लियामेंट के डिसीजंस के बाद क्या अदालत का इख्तियार रह जाता है। इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि जो हुकूमती मुसव्वदा है उसमें वो क्या कह रहे हैं। हुकूमती मुसव्वदा जो है वो कहते हैं कि जी आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की वो तजवीज़ दे रहे हैं। पार्टी सरबराह के खिलाफ दिया गया वोट वो कहते हैं गिना जाएगा, लेकिन अगर वो पार्टी के खिलाफ वोट देते तो बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अच्छा, इस तरह से कहते हैं कि 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होनी चाहिए जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करे। यानी अब बात इदारा जाती जो एक पॉलिसी बनती थी उससे निकल के हुकूमत के पास आ गई है। यानी वो ये चाह रहे हैं कि ये जो इदारा करता था तयनाती, अब ये वो ना करे बल्कि खालिसतन ये एक सियासी चीज़ हो जाए, इसको पॉलिटिकली देखा जाए स्पेक्ट्रम में, यानी इसको हुकूमत करे। इस तरह से वो कहते हैं कि सीनियर तरीन जज जो है वो चीफ जस्टिस होगा, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे पहले होता था कि जो सीनियर मोस्ट होता था वो होता था, वो कहते नहीं, अब उन 3 में से कोई भी एक हो सकता है, सीनियर 3 जजेस में से। अच्छा, आर्टिकल 184 खत्म करके चीफ जस्टिस का समोटो इख्तियार वापस ले रहे हैं। देखिए, समोटो इख्तियारात इन्हीं जो गवर्नमेंट सीनियर ने दिए थे वापस ले रहे हैं, फिर अगली गवर्नमेंट आती है वो समोटो इख्तियार फिर देती है, ये वापस ले लेते हैं। खैर अभी फिर लोग फिर वापस ले रहे हैं और इसके ऊपर इनका एक कॉन्सेंसस जो है वो डेवलप हो रहा है। इस तरह से वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की होगी, यानी कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, ये कहना ये चाह रहे हैं। आईनी बेंच जजेस की तकर्रुरी जुडिशल कमीशन करेगा। अच्छा, अब ये जो मुसव्वदा ला रहे हैं या आईनी बेंच का ला रहे हैं, कहते हैं अब हम आईनी बेंच बनाएंगे, आईनी अदालत नहीं बनाएंगे। और आईनी जो बेंच है इसके बारे में भी वो कह रहे हैं कि इस बेंच के अंदर की जो तकर्रुरी है वो जुडिशल कमीशन करेगा, और वो जुडिशल कमीशन कौन बनाएगा? वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाएगी। अच्छा, आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से बराबर जजेस जो है वो लिए जाएंगे। आईनी मुकदमात आईनी बेंचेस सुनेगा। इस तरह से आर्टिकल 175 के तहत जो है वो एक तरमीम की जाएगी, और इसी तरह से जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाएगा। आप मुझे बताइए कि ये वो वाली शिकें हैं। अभी सपोज आखिरी शिक पे हम बात करें कि आर्टिकल 175 में तरमीम हाई कोर्ट के जजेस का परफॉर्मेंस ये मेजर करेंगे। आप ये बताइए कि सपोज हम अगर सीडीए की बात करें तो हम कहें कि जी नेपरा आके सीडीए को की परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, उसको अप्रेस करेगा। कुछ समझ नहीं आ रही कि एक इदारा दूसरे इदारे में इंटरवेंशन करेगा और वहां उसकी जाके परफॉर्मेंस को जांचेगा। खैर, ये हुकूमती मुसव्वदा है, इसके ऊपर बातचीत जारी है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके मुसव्वदे के कुछ नकात हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये समहाउ ये एक ही जैसे नकात हैं, चूंकि मुश्तरकात में ये आकर इसको आईनी जो बेंच है इसको वो बनाना चाह रहे हैं, और इन्हीं इन्हीं मुश्तरकात में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जेयूआई है और पीटीआई है, उनके इसमें इख्तलाफ है। खैर, जो पीपल्स पार्टी है वो कहते हैं कि जो दोहरी शहरियत रखने वाला कोई भी जज जो है वो कोई भी शख्स जज बनने का अहल नहीं होगा। पीटीआई का भी ये मौक़िफ़ है, जेयूआई का भी यही। आर्टिकल 175 के तहत वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़, अच्छा, ये स्टिल इंटैक्ट है। ये कहती है नहीं, वफाकी अदालत ही बननी चाहिए। आईनी अदालत के जजेस 68 साल तक की उम्र तक वो यानी अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकेगा। आईनी अदालत के जजेस की तयनाती कमेटी में 16 अरकान असम्बली होंगे। अब ये इसको मजीद जो है फर्दर इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं, यानी एक आईनी अदालत है, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफी हो रही है उसको जस्टिस देना है। तो ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर की जितनी भी नाइंसाफियां हैं, अगर उनको जस्टिस देना होगा तो वो जस्टिस देने से पहले जस्टिस मस्ट प्रिवेल इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट उसको इख्तियार देगा तो वो जस्टिस दे पाएगा। अच्छा, इस तरह से हुकूमत और अपोजिशन के दो दो अरकान जो है वो उसमें शामिल होंगे, जो तयनाती कमेटी होगी जजिस। किस तरह से कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल की होगी, ये वही पीएमएलएन वही शर्त है। चीफ जस्टिस 65 साल के होते ही रिटायर्ड हो जाएंगे। अच्छा, ये वही एक्सटेंशन की बात है जो कि पीएमएलएन भी गवर्नमेंट भी कह रही है। हाई कोर्ट जजेस के तबादले का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत को। अब ये देखिए फिर वही बात है कि एक मैनेजर को, डेप्यूटी मैनेजर को या सीनियर मैनेजर की पोस्टिंग के लिए हम एक डायरेक्टर को नहीं बल्कि किसी दूसरे इदारे से पूछेंगे कि यार हम अपने मैनेजर की या डायरेक्टर की तैनाती कैसे करें। उसके लिए ये कह रहे हैं कि अदालत के जो जजेस हैं, जो उस पर काम करने वाले हैं, उनकी तैनाती के लिए आईनी अदालत भी उसमें शामिल होगी। अब ये बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी हैरानकुन बात है, अचंभे की बात है कि किस तरह की तरमीम हो रही है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा तो आपको बड़ी हंसी आएगी इसके ऊपर। जुडिशियल कमीशन हाई कोर्ट जज की कारकर्दगी का जायजा लेगा, ये फिर वही बात हो रही है। खैर, हमने कल इस पे बात की थी।
ऑलमोस्ट वो सारी वही बातें हैं पीटीआई पीपल्स पार्टी वाले और पीएमएलएन वाले गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो ताकत का मंबा है ना, इस वक्त जो जो इस वक्त मकनातीस है, जो एक कशिश है, वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो उनके घर में है। अब हर एक पार्टी चूंकि उनके पास जो लोअर हाउस है और जो अपर हाउस है, दोनों में उनके पास सीट्स हैं, और वो ऑब्वियसली खड़ा कर सकते हैं। अगर वो इस साइड पे बैठ जाते हैं तो भी मसला है, उस साइड पे बैठ जाते हैं तो भी मसला है। तो इसलिए तमाम पार्टीज उन्हीं के साथ जुड़ रही हैं कि जी आप हमारी तरफ आए, आप हमारी तरफ आए। होना वो है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब बेहतर समझेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें, और पिछले जो 1 डेढ़ माह से खींचातानी हो रही है, और तमाम तर पार्टीज़ के जो अरकान असम्बली हैं या पार्लियामेंट के जो लोग हैं, उन सबको इस्लामाबाद के अंदर लाके बिठाया हुआ, और वो यहीं पे होटल में रह रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन देखिए, ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी मौलाना फजल रहमान साहब अब तो आगे पीछे हो रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले भी आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मुसव्वदा यानी आईनी बेंच बन रहा है, इसका जो मुसव्वदा है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2, 3, 4 दिन में ये पास हो जाएगा। आज भी इस पे बैठक होगी, काफ़ी देर से लोग वेट कर रहे हैं, मीडिया वाले, अभी तक बैठक नहीं बैठी। लेकिन अब जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अब तक ये बैठक नहीं हुई, और शायद लेट नाइट ये बैठक होगी। लेकिन इसमें बात वही होगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहेगी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे, यानी कोई भी स्टेट हो, वो अगर चाहती है, तो ऑब्वियसली वही होता है। और मेरे ख्याल में ये जो आईनी बेंच है, इसका जो मसवदा है, वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। और इसमें जो पीटीआई है, उनको थोड़ा-सा बैक फुट पे आना पड़ेगा, और जेयूआई की इसमें जीत तस्वुर होगी। लेकिन अल्टीमेटली ये जो जीत है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी ये हुकूमत की इस वक्त होगी। अच्छा, इसके बाद जी आज बहुत ही टीवी चैनल के ऊपर इसका चर्चा रहा है कि भारत के साथ ये जो हमारा एक एससीओ समिट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसमें भारत का जो वज़ीर ख़ारजा आए हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हुई है। एससीओ समिट में जहाँ और बहुत सारे लोग शामिल थे, रशिया था, चाइना था, बाकी लोग थे, लेकिन वहाँ जो मरकज़ निगाह थे, 2 लोग थे। चाइना तो हमारे वैसे ही बहुत करीब है, मरकज़ निगाह 2 लोग थे, एक रशिया के मेंबरान थे, मंदूबीन थे, और दूसरा जो है वो फ़ॉरेन मिनिस्टर इंडिया था। अ, उनके जाने के बाद अब हमने देखा माज़ी में भी कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनका भारत के साथ बहुत ही एक आप समझ लीजिए एक दोस्ती है। वो साड़ियाँ भी एक-दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, आमों के तोहफ़े भी जो है वो एक-दूसरे को भेजते हैं। ख़ैर, इस बार उन्होंने ये कहा कि मैं भारत से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो माज़ी की तलख़ियाँ हैं, उनको हम भुला दें, और वो तलख़ियाँ भुला के जो है वो हम आगे बढ़ें, अपने और अपने ममालिक के फ्यूचर के लिए हम आगे बढ़ें। उन्होंने ये कहा कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान जो है वो भारत को बिजली बेच सकता है। बिजली की जो सूरत-ए-हाल है, वो पाकिस्तान में तो उस तरह से बिजली होती नहीं है, लेकिन ख़ैर उनको भी पता है कि अब कंज़म्पशन बिजली कम हो चुकी हुई है। सो कॉल्ड वो जो कमी है कम हो चुकी है, चूँकि उनको पता है कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, बिजली का इस्तेमाल ही होगा, तो लिहाज़ा हम ये 2-4 माह उनको बेच सकते हैं। अच्छा, दूसरों ने ये कहा कि आगे बढ़िए, दुश्मनियाँ और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इनको भुला के आगे बढ़ते हैं और कारोबार में शराकत-दारी करते हैं। और इस पर जब ये मीटिंग हो रही थी, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जी मुझे भी जो मशरिकी भारत है, वहाँ उसको देखने का बड़ा शौक है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ और लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ, जो बायलैटरल्स हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब, चूँकि जब आपको पता है कि वो जब छोटे थे, यंग थे, तो वो क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के बड़े एक्सपर्ट थे वो, क्लब खेलते थे। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भारत के अगर करीब होना चाहते हैं, जाते हैं, तो जो पाकिस्तान भारत क्रिकेट डिप्लोमेसी है, उसके थ्रू हम आगे जा सकते हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट की है जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इंडिया के, उनसे, और इसी तरह से फॉरेन मिनिस्टर से, कि आप अपनी टीम को चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो है वो पाकिस्तान भेजिए, और हम क्रिकेट डिप्लोमेसी से ही अपने बातचीत का आगाज़ करते हैं। लेकिन जब हमने बात की इस क्रिकेट डिप्लोमेसी की भारत से, और उससे पहले हमने बात की आईनी तरमीम के हवाले से, कि किस तरह से कितने सारे सुकून के बावजूद भी अपनी अपनी कुर्सियों के चक्कर में ये लोग कैसी कैसी आईनी तरमीम पास करवा रहे हैं, जो बिलाखिर इन्हीं जो आज हुकूमत में है, इन्हीं के गले का फंदा बनेगी। आप ये देखिए कि आज की जो यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है, वो कहती है कि दुनिया में इस वक्त 1 अरब 10 करोड़ से जायद लोग जो है वो सतह गुर्बत से नीचे हैं। अच्छा, उसमें यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि जो भारत है, उसमें 23 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं कि जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, जबकि पाकिस्तान का इसमें दूसरा नंबर है। अब पता नहीं कि ये यानी पीछे से बैक साइड से या लेफ्ट साइड से हमेशा हमारा दूसरा नंबर ही होता है। अब ये देखिए कि भारत
پہلے نمبر پہ ہے، آلودگی میں وہ پہلے نمبر پہ، ہم دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اور اسی طرح سے جو بھارت ہے وہ غربت میں، اس کے جو لوگ ہیں سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، وہ پہلے نمبر پہ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ 9 کروڑ 30 لاکھ کے ساتھ، اتنی بڑی لائن کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ ایتھوپیا اور نائجیریا آ رہا ہے۔ خیر، پاکستان کو اپنی ان اداؤں پہ بھی غور کرنا چاہیے، پاکستانی گورنمنٹ کو، کہ اگر ایسے اس طرح کی جو چیزیں ہم پاس کرا رہے ہیں تو پاکستان میں جو مختلف مسائل ہیں ان کے حل پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔